सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में रिद्धि अपने मम्मी पापा के घर चली गई होती है और नेहा भी अपने मम्मी पापा के घर चली गई होती है, क्योंकि खुराना मेंशन का माहौल कुछ टेंस वाला हो गया था, जिसके कारण नेहा को भी जाना पड़ा था। उसके बाद से ये सारे लोग मिलकर लंच कर रहे थे, जहाँ पे दादी माँ आर्य से बोलती हैं, आर्य जाओ रिद्धि को वापस लेकर आओ, उसे गए 2 दिन से अधिक हो गए हैं और घर पे अच्छा भी नहीं लग रहा है। जिस पर आर्य गुस्सा हो जाती है और जिससे कि वो दादी माँ से बहुत सारी बातें कह देती है। अब इसके आगे आर्य को इस लहजे में बात करते हुए देखकर दादी माँ तो हैरान रह जाती हैं। ईशान को भी आर्य की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो आर्य की बातों पर रिएक्ट करके बात को बढ़ाना नहीं चाहता था और ना ही बेवजह दादी को परेशान करना चाहता था। इसलिए वो आर्य को कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अपना नाश्ता नाश्ता करता है। दादी माँ हैरानी से आर्य को देखती रहती है, तो आर्य उठकर बिना नाश्ता किए हुए ही वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। आर्य को इस तरह से जाता देखकर दादी माँ ईशान से पूछती हैं, ईशान, आर्य तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती है, सब कुछ बताती है, लेकिन तू तो मुझे बता कि आखिर बात क्या है। ये आर्य आज इतने टाइम बाद पहले की तरह क्यों रिएक्ट कर रही है, क्यों इसे बेवजह गुस्सा आ रहा है। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आ जाए। फिर कुछ तो बात जरूर है जो तुम लोग मुझे बता नहीं रहे हो। ईशान, जो कि दादी माँ के बराबर में बैठकर ही उनके हाथ पर एक अपना हाथ रखते हुए कहता है, दादी माँ, आप बेवजह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ऑफिस में एक डील न मिल पाने की वजह से भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और भाभी भी तो घर पे नहीं है, इस वजह से उनका गुस्सा आप पर निकल गया। बस बात सिर्फ इतनी ही है। और रही बात भाभी की, तो वो कुछ दिनों में घर वापस आ ही जाएंगी। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो नेहा को वापस बुला लेता हूँ। तो दादी माँ बोलती है, नहीं ईशान, नेहा को उसके घर ही रहने दो। ऐसे टाइम में लड़कियों को अपने माँ के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दो दिन वहाँ रह लेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और फिर आना तो उसे है ही यहीं पे। जिस पर ईशान अपनी नज़रें नीची करते हुए कहता है, ठीक है दादी माँ। फिर वो भी जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। उन दोनों के जाने के बाद दादी माँ मन ही मन सोचती हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आर्य इतनी गुस्से में है। लगता है रिद्धि और आर्य के बीच में जरूर कोई लड़ाई हुई है और आज आर्य का बर्थडे है, लेकिन रिद्धि ने उसे अब तक विश नहीं किया होगा, इस वजह से वो इतने गुस्से में थी। लेकिन न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी कि मुझे लग रही है। ज़रूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि ईशान जो आज तक अपने भाई का बर्थडे नहीं भूला था, आज उसने भी आर्य को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। तोहफा देना तो बहुत दूर की बात है। आखिर हुआ क्या है, तो मुझे पता लगाना ही होगा। मैं कल रिद्धि को लेने उसके घर जाऊंगी और देखती हूँ कि वो मेरे कहने पर घर वापस कैसे नहीं आती है। इधर रिद्धि 2 दिनों से घर पर अकेली ही रह रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा पहले ही अमेरिका जाने की टिकट हुई थी। वो दोनों काफ़ी टाइम से रिद्धि की बहन सिद्धि के पास जाना चाहते थे, लेकिन समय ना होने के कारण वो लोग जा नहीं पा रहे थे। अब रिद्धि के अचानक घर आने की वजह से वो दोनों जाने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर रिद्धि ने उन्हें ज़बरदस्ती अमेरिका भेज दिया, क्योंकि इस वक्त वो अकेले रहना चाहती थी। रिद्धि के मम्मी पापा ने उसे इस तरह से अचानक आ जाने की वजह भी पूछी, लेकिन रिद्धि ने उनकी बातों का बहाना बनाकर टाल दिया और अपने और आर्य के बीच जो कुछ भी हुआ वो उन्हें नहीं बताया, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और उसके मॉम डैड भी बिना सच जाने ही अमेरिका चले गए। रिद्धि घर पर अकेली है और उसके मॉम डैड घर पर नहीं है, ये बात
उसने आर्य को या घर पे किसी को नहीं बताई थी और ना ही अपने मॉम डैड को ये बताया था कि वो यहाँ क्यों आई है। आज उसे बेसब्री से मोबाइल कंपनी के फ़ोन का इंतज़ार था क्योंकि आज वो 4 दिन पूरे हो चुके थे। वो अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही होती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है तो फ़ोन मोबाइल कंपनी की तरफ से ही होता है। वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो फ़ोन रख देती है। बात करके उसे पता चलता है कि उसके पुराने फ़ोन का सारा डेटा उसके नए मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये सुनकर रिद्धि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से अपने फ़ोन को ओपन करके सारी वीडियोस वगैरह चेक करती है और फिर खुशी से उछलते हुए खुद से कहती है, बस आर्य, बस कुछ घंटों की बात है। मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी और तुम्हारे सारे सबूत देकर तुम्हारी नज़रों में खुद को बेगुनाह भी साबित करूंगी। उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच में जितनी गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी और हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। उसके बाद मुझे तुमसे ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में भी तो बात करनी है। ना जाने तुम ये जानकर क्या सोचोगी। पहले तो मैंने इस बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहा और जब चाहा तो हम दोनों के बीच ऐसे हालात ही हो गए कि मैं तुमसे कुछ कह ही नहीं सकी और तुम मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सारा सच जानने के बाद मुझे माफ़ ज़रूर कर दोगी और मेरे कैरियर को बचाने के लिए मुझे 2 सालों के लिए ऑस्ट्रेलिया भी जाने दोगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा न्यूरो सर्जन बनना मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। रिद्धि आर्य को सरप्राइज पार्टी देने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि आज तो आर्य का बर्थडे है और उसने अभी तक उसे विश नहीं किया। वो जल्दी से उसे विश करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना फ़ोन रख देती है और फिर वो ईशान को फ़ोन लगाती है, जिस पर ईशान फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो भाभी, कैसे हो? तो रिद्धि उदास होते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ ईशान, तुम बताओ तुम कैसे हो और नेहा कैसी है और आर्य? ये कहते कहते वो रुक जाती है। तो ईशान बोलता है, मैं ठीक हूँ और नेहा भी ठीक है। वो अपने घर गई है और आर्य भाई वैसे हैं जैसे आप उन्हें छोड़ कर गई थी। भाभी घर वापस आ जाओ, आपके बिना घर घर नहीं लगता है। भाभी कब तक अपनी और भाई के बीच की ऐसे ही चलता रहेगा? कब आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा? जिस पर रिद्धि खुश होते हुए कहती है, जल्दी होगा ईशान, अब वक्त आ गया है सब कुछ ठीक करने का, आर्य के सामने सच्चाई लाने का। मेरे फ़ोन के सारे वीडियोस वगैरह सब आ गए हैं। अब मैं अपनी बेगुनाही आर्य के सामने साबित कर सकती हूँ, लेकिन उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो ईशान थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, सच भाभी, आप सच कह रहे हो? अब सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? जिस पर रिद्धि कहती है, हाँ ईशान, अब सब सही होगा। उस कुणाल को तो जो कुछ करना था वो कर चुका है, अब हमारी बारी है उसे जवाब देने की। तो ईशान बोलता है, मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ भाभी, क्योंकि अब ना तो मैं आपको उधार दे सकता हूँ और ना ही भाई को। तो रिद्धि बोलती, ईशान, आज आर्य का बर्थडे है, इसलिए मैं उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करना चाहती हूँ, जिसमें आज उसके और खुद के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर सकूँ। तो ईशान कहता है, ठीक है भाभी, जैसा आप चाहो, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो रिद्धि बोलती है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है ईशान, बस इतना करना है कि ठीक 8 बजे आर्य को कैसे भी करके यहाँ भेज देना। तो ईशान कहता है, लेकिन भाभी, आपको लगता है कि वो मेरी बात सुनेंगी? तो रिद्धि कहती है, लगता तो नहीं है, मानती हूँ कि कम थोड़ा टेढ़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ न कुछ करके आर्य को यहाँ भेजना ही होगा। इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम ये बड़ी आसानी से कर सकते हो। जिस पर ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, आपको अपने देवर पर बड़ा ही भरोसा है। तो रिद्धि बोलती है, जानते हो ईशान, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग थे जिन पर मैं भरोसा करती थी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने मेरे भरोसे को कायम रखा और उन
बहुत कम लोगों में से एक तुम भी हो। अब तुम ये सब बातें छोड़ो ईशान। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे सारी तैयारी भी करनी है। बस तुम्हें आर्य को कैसे भी करके यहाँ भेजना है। तो ईशान बोलता है ठीक है भाभी, आप जैसा कह रही हो वैसा ही कर दूंगा। और कोई मदद चाहिए तो आप बता दीजिएगा। तो रिद्धि बोलती है नहीं, बस इतना ही कर दो, बाकी का मैं खुद देख लूंगी। ये कहकर वो दोनों फोन रख देते हैं और ईशान अपने मन में सोचता है कितना बुरा भाई हूँ मैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब जब मैंने भाई का बर्थडे भी याद नहीं रहा। मैंने गुस्से में अब तक उन्हें विश भी नहीं किया। कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। माना कि वो गलत कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा और उनका रिश्ता ही बिगड़ जाए। मैं अभी जाता हूँ और उन्हें विश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कैबिन से निकलता है और आर्य के कैबिन में चला जाता है। ईशान को यूँ अचानक आया देखकर आर्य उसे कहती है, ईशान कुछ हुआ है? तुम यहाँ कुछ काम था क्या? तो ईशान कुछ नहीं कहता और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। ईशान को इस तरह गुमसुम देखकर आर्य भी अपनी कुर्सी से खड़ी होती है, तो ईशान आगे बढ़कर झट से आर्य के गले लग जाता है और धीमी सी और भर्राई आवाज में कहता है, हैप्पी बर्थडे भाई। आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि आज मुझे अपने भाई का बर्थडे भी याद नहीं रहा। ईशान को इस तरह से देखकर आर्य भी भावुक हो जाती है। वो भी उसे बैक हक करती है और बोलती है, तू तो मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई है, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। और कोई बात नहीं अगर तूने मेरा जन्मदिन याद नहीं रहा तो, लेकिन देर से ही सही तूने मुझे जन्मदिन विश तो किया। तुझे यह याद तो आया। और फिर अपने मन में रिद्धि को याद करते हुए कहती है, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी में खुद के इम्पोर्टेंस होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी याद नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है। आर्य की बात सुनकर ईशान समझ जाता है कि आर्य रिद्धि की बात कर रही है। वो उससे कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसे रिद्धि की सरप्राइज वाली बात याद आती है और वो चुप हो जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही नॉर्मल बात करने के बाद ईशान भी अपने केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। और आर्य भी खुद को रिद्धि की यादों से दूर करके अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। इधर रिद्धि भी अपने रूम में बैठी हुई आर्य के बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रही होती है। वो फ़ोन करके डेकोरेशन वाले को बुलाती है और फिर सारे हॉल की डेकोरेशन आर्य की पसंद के से करवाती है। उसके बाद वो केक ऑर्डर करती है और रसोई में जाकर आर्य की पसंद का सारा खाना बनाती है। रिद्धि घर पर बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसके घर के नौकरों को भी उसी दिन छुट्टी दे दी थी जिस दिन उसके पेरेंट्स अमेरिका गए थे। इधर आर्य अपने ऑफिस के केबिन में बैठी हुई अपना काम कर रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। वो उसे खोल कर देखती तो उसमें एक वीडियो होती है जिसमें कुणाल रिद्धि के घर के अंदर जा रहा होता है। उस वीडियो को देखते ही आर्य की आंखों में बेहद गुस्सा आने लगता है। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो जाती है और मुट्ठियां भींच जाती हैं। वो गुस्से से खड़ी होती है और अपने कैबिन से निकल के बाहर आती है। वो जैसे ही अपनी केबिन के बाहर निकलती है तो ईशान से टकरा जाती है। ईशान उसे इतनी जल्दबाजी में जाता देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि उसे तो आर्य को रिद्धि के घर भेजना था। तो आर्य को रोकते हुए कहता है, भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो आर्य बिना ईशान की तरफ देखे हुए कहती है, रिद्धि के घर। ईशान ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि हो सकता है शायद रिद्धि खुद उसे फ़ोन करके बुलाई हो, या आर्य फिर अपनी मर्जी से जा रही हो। वो उन दोनों के बीच की बात सोचकर आर्य से इस वक्त उन दोनों के बारे में कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझता है। वो स्माइल करते हुए आर्य से कहता है, थैंक यू भाई, जो आप भाभी को लेने जा रहे हो। आज आप दोनों मिलकर आप दोनों के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर लीजिएगा। भाई, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो भी करोगे बिल्कुल सही करोगे। आर्य वैसे ही खड़ी हुई थी और बोलती है, हाँ ईशान, मैं आज सारी गलतफहमियों को दूर करके ही रहूंगी और सब कुछ सही भी कर दूंगी। इधर रिद्धि के घर पर
देखते ही देखते शाम के 6 बज जाते हैं। रिद्धि खाना बनाने में इतना व्यस्त थी कि उसे समय का कुछ भी होश नहीं था। घड़ी में 6 बजते देखकर वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और शावर लेकर तैयार होने लगती है। वो अपने कबर्ड से आर्य की पसंद की साड़ी निकालती है और उसे पहनने लगती है। रिद्धि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके दिलो दिमाग पर बस इस वक्त आर्य ही छाई हुई थी। आर्य के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत लम्हों को एक करके एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। इधर आर्य बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी गाड़ी चला रही होती है कि उसके फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन बजती है। वो उस मैसेज को जैसे देखती है तो उसमें एक वीडियो होती है जिसमें कुणाल रिद्धि के बेडरूम से अपने कपड़े सही करते हुए निकल रहा होता है। इधर वीडियो को देखते ही आर्य के गुस्से की सारी हदें टूट जाती है। वो एक झटके से अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाती है और गुस्से से अपने फ़ोन को गाड़ी में फेंक देती है। वो अपने दोनों हाथों से अपने सिर को दबाती है और जोर जोर से चीखती है, रिद्धि। फिर वो कुछ पल वहां रुककर दोबारा से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और रिद्धि के घर जाकर ही रुकती है। आर्य जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरती है और अपनी गाड़ी को घर के बाहर ही छोड़कर जल्दी से अंदर जाने लगती है। वो अंदर जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर बाहर आ रहे कुणाल से हो जाती है। कुणाल को अपनी आंखों के आगे देखते ही आर्य गुस्से से फट पड़ती है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जिस पर कुणाल एक स्माइल करते हुए उसके हाथों से अपने कॉलर को छुड़वाते हुए बोलता है, हिम्मत मेरी नहीं, तुम्हारी कैसे हुई यहाँ आने की? और मैं यहाँ क्या कर रहा था? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। इस पर आर्य गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहती है, इट्स जस्ट माई बिजनेस। ये घर तेरे बाप का नहीं है। तो कुणाल कहता है, अगर ये घर मेरे बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है। तो आर्य कहती, हाँ, ये घर मेरे बाप का भी नहीं है, लेकिन ये घर मेरे इन लॉज का है। तो ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त इस घर में? तो कुणाल भी उसी तरह से गुस्से में कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और तुम्हारी बीवी तुमसे कभी प्यार भी करती है कि नहीं? वो तो मुझसे प्यार करती है, तभी तो आज मेरे साथ है, तभी तो तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ आ गई। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज उसने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था। जिस पर आर्य जोर से चिल्लाकर बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसे घटिया इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम इस तरह से छुप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? तुम्हें जितनी ऐश करनी थी वो तुम कर चुके हो। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटने वाली है। जिस पर कुणाल बोलता है, मेरी जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कैसी इंसान हो तुम्हारे? तरस आता है मुझ पे, तुम पर और तुम्हारी किस्मत पे। तुम्हारी किस्मत में सच्चा प्यार है ही नहीं। पहले जूही और अब रिद्धि, दोनों ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। दोनों तुम्हारी जिंदगी में आई लेकिन सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। तो आर्य बोलती है, रिद्धि का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। जिस पर कुणाल जोर से हंसते हुए बोलता है, जो पूरी की पूरी मेरी हो चुकी है उसके नाम पर भी मेरा ही हक है। आर्य से अब कुणाल को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो वो उसे मारने लगती है। बदले में कुणाल भी आर्य को मारने लगता है। वो दोनों अभी भी घर के दरवाजे के बाहर ही थे और लड़े जा रहे थे, जबकि रिद्धि घर के अंदर थी और उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि यहाँ पर उसके अलावा कुणाल और आर्य भी है। आर्य उसके बाद से आर्य और कुणाल एक दूसरे को छोड़ते हैं और कुणाल मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर आर्य थोड़ी देर के लिए अपनी कार में वापस जाकर बैठी और खुद को नॉर्मल करके कार से बाहर निकलकर रिद्धि के घर में एंटर करती है और रिद्धि को ढूंढती है। लेकिन उसे रिद्धि के साथ साथ उस घर पे कोई नज़र नहीं आता है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर
उसका दिमाग कुणाल की कही बातों पर चला जाता है और गुस्से से वो रिद्धि के रूम में पहुंचती है। यहाँ अपने रूम में रिद्धि सारी बातों से बेखबर तैयार हो रही थी। उसके फेस पर एक स्माइल थी जो कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। आर्य जैसे ही रूम में जाती है तो रिद्धि का फेस उसके सामने आईने में नजर आता है। रिद्धि को इस तरह तैयार देखकर उसके लिए उस पर से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। वो एकटक रिद्धि को देख रही होती है। थोड़ी देर में रिद्धि को भी खुद पर किसी की नजरें महसूस होती है तो वो उसकी नजर भी आईने में दिखते हुए आर्य पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रही थी। वो आर्य को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और फिर उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है। तो वो हल्का सा स्माइल करती है और फिर आर्य को इग्नोर करके दोबारा से तैयार होने लगती है। आर्य धीरे धीरे कदमों से उसके पास आती है और उससे पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है। रिद्धि इस वक्त अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। आर्य के इस तरह से अचानक पकड़ने की वजह से सिंदूर की डिब्बी उसके हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर जमीन पे बिखर जाता है। ये देखकर रिद्धि की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो आर्य की इस हरकत पर अचानक से चौंक जाती है और झट से पलटती है। लेकिन फिर आर्य को खुद से इतना करीब देखकर वो सब कुछ भूल जाती है और उसका दिल धड़क उठता है। वो उसके फेस पर एक हाथ लगाकर कहती है, आर्य क्या तुम सच में यहाँ हो? जिस पर आर्य भी धीमी सी आवाज में कहती है, क्यों? किसी और का इंतजार कर रही थी? रिद्धि उसके इस सवाल पर चौंक जाती है और उसे देखने लगती है। आर्य भी अब तक उसे एकटक देखे जा रही थी। आज आर्य की नजरों में आज आर्य को आज रिद्धि को आर्य की नजरें कुछ अलग ही लग रही थी। उसे इस तरह से देखकर रिद्धि को घबराहट होने लगती है। उसके फेस पर घबराहट के मारे पसीने की बूंदें आने लगती हैं। आर्य इसे इस तरह से घबराता देखकर एक तिरछी स्माइल करती है और उससे उसकी कमर से पकड़कर अपने बहुत करीब कर लेती है। आर्य के ऐसा करने पर वो सिहर उठती है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी पलकें उठाकर आर्य को एक नज़र देख सके। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो आंखें नीचे करके बोलती, आर्य तुम क्या कर रही हो और तुम यहाँ इस वक्त? लगता है कि वो रिद्धि की बात पूरी होने से पहले ही उसके लिप्स पर अपनी उंगली को रखते हुए बोलती है, बस अब और कुछ नहीं। और फिर अपने लिप्स से उसके कानों के पास ले जाकर बड़ी मदहोशी भरी आवाज में कहती है, आज तो तुम बेहद ही खूबसूरत लग रही हो। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड